चेक बाउंस का केस आखिर होता कब है, किस टाइम को काउंट किया जाए, जब चेक साइन करके दिया गया तब, या वो जब चेक बैंक से अनपेड आ गया तब, या जब आपने नोटिस दिया और फिर भी चेक के पैसे नहीं आए आपको तब। तो इसी बात का जवाब सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट में दिया गया है। नमस्कार, हेलो, हम हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल लॉ पे एक जजमेंट को समझेंगे। इस हफ्ते की जो जजमेंट है उसका नाम है एसपी मनी वर्सेस डॉक्टर सुनीता इलोंगोवन। ये जजमेंट आई है 16 सितंबर 2022 को। 2 जज का बेंच था, जस्टिस JB परदीवाला ने ये जजमेंट लिखी है। केस का डिस्प्यूट बहुत ही सिंपल सा है। एक फर्म है, वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बनाती है, उससे एक सीरा मार्केटिंग एक फर्म है, उन्होंने मिल्क प्रोडक्ट्स खरीदे और बदले में लगभग 10,71,000 रुपए की पेमेंट करनी थी। उन्होंने एक चेक दिया 5 मई 2017 को, चेक की डेट थी। चेक दिया, वो लगभग 10 लाख रुपए का चेक था, वो अनपेड हो गया। फिर नोटिस दिया गया 14 अगस्त 2017 को। नोटिस दिया गया उस फर्म को और उनके 2 पार्टनर्स को। फर्म के 2 पार्टनर थे, तो इन 3 लोगों को नोटिस दिया गया। नोटिस दिया गया 14 अगस्त 2017 को। फिर नोटिस का कोई जवाब नहीं आया, तो कंप्लेनेंट ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट इरोड ये तमिलनाडु में डिस्ट्रिक्ट है, इरोड, वहाँ पे केस कर दिया गया। जिन पर केस हुआ उनमें से एक इंसान हाई कोर्ट चले गए क्वेश्चन के लिए। हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने कहा कि जब ये चेक लिखा गया था, जब चेक पर साइन हुए थे, उस टाइम तो ये फर्म डिसॉल्व कर दी गई थी। और दूसरी चीज़ कि वो अकाउंट्स उस फर्म के वो सेटल हो गए थे तब तक 13 फरवरी 2017 में ही, तो किसी भी तरह से उनको जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। तो हाई कोर्ट ने उनकी बात सुन ली और केस को क्वैश कर दिया। तो जो शिकायतकर्ता थे वो अब सुप्रीम कोर्ट आए हैं। अब समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कैसे पूरा कानून को समझाया है और क्या रीजनिंग दी है। तो सुप्रीम कोर्ट में पहले कंप्लेनेंट के वकील ने कहा कि जो उन्होंने नोटिस दिया है कंप्लेंट में, और उन्होंने उस नोटिस में साफ लिखा गया है कि कैसे ये जो अक्यूज्ड हैं वो इंचार्ज एंड रिस्पॉन्सिबल हैं डे टू डे वर्किंग ऑफ द फर्म। फिर उसी नोटिस में ही ये भी बताया गया है कि नॉलेज और कंसेंट से ये एक्ट हुआ है उनकी एक्यूज की। उन्होंने बताया, इनके वकील ने शिकायतकर्ता के, कि 3 नोटिस भेजे हैं, और अगर इनकी ये कंटेंशन है कि इनका कोई रोल नहीं था तो ये उन नोटिस का जवाब देते, ये बताते कि वो स्लीपिंग पार्टनर है या फर्म डिसॉल्व हो गई है। अब कंप्लेनेंट के वकील ने क्या बोला, अक्यूज के वकील ने क्या बोला? अक्यूज के वकील बोलते हैं कि सिर्फ ये वर्ड्स लिख दिए हैं कि इंचार्ज एंड रिस्पॉन्सिबल, सिर्फ ये वर्ड्स लिखना काफ़ी नहीं होगा, ये एग्जैक्ट बताना होगा कि अक्यूज ने क्या एक्ट किया है जिससे वो चेक बाउंस के केस के दोषी हुए। अब सुप्रीम कोर्ट ने सारी रीजनिंग को कैसे समझा? सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले बताया कि जो नोटिस है वो 14 अगस्त 2017 को दिया गया। उस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस को भी देखा है सबसे पहले, और जो कंप्लेंट कोर्ट में की है उसको भी वो डिटेल में दिखाया है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में। उस नोटिस में और कंप्लेंट में दोनों में साफ लिखा हुआ है कि अक्यूज जो है वो इंचार्ज हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं और डे टू डे वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और जो एक्टिव पार्ट कर रहे हैं वो डे टू डे बिजनेस में, ये चीज़ मेंशन्ड है। और सेक्शन 141 की यही रिक्वायरमेंट होती है। सेक्शन 141 और सेक्शन 138 उसी पे ये केस है। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शंस हैं। सेक्शन 138 में बताया गया है कि चेक बाउंस का केस कब होता है? जब बैंक से किसी डेट या और लाइबिलिटी के लिए जब बैंक से अनपेड आ जाए, और फिर आप नोटिस भेजते हो 30 दिन के अंदर अंदर। जब बैंक से आ जाता है कि अनपेड है, तो आप 30 दिन के अंदर अंदर आप नोटिस भेजते हो और उसकी पेमेंट 15 दिन के अंदर ना करे, तो आप चेक बाउंस का केस कर सकते हो। चेक बाउंस के केस में 2 साल तक की सजा हो सकती है, या जो चेक का अमाउंट है उससे डबल जुर्माना लग सकता है, या ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि 2 साल तक की सजा भी हो जाए और डबल जुर्माना भी लग सकता है, और दोनों भी हो सकती हैं। अब और जो सेक्शन 141 है वो होता है जब चेक बाउंस का केस किसी कंपनी द्वारा किया गया हो। इसमें वाइकेरियस लाइबिलिटी भी होती है। वाइकेरियस लाइबिलिटी भी होती है जब, वाइकेरियस का मतलब इनडायरेक्ट, कि आप पर्सनली लाइबल नहीं हो, आप पर्सनली आपने क्राइम नहीं किया, लेकिन क्योंकि आप कंपनी की डे टू डे वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो आपको भी दोषी ठहराया जाएगा। क्योंकि कंपनी तो एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है, कोई खुद तो एक इंसान है नहीं, पर कोई इंसान कंपनी को चला रहे हैं, तो जो कंपनी को चला रहे हैं उनको दोषी समझा जाएगा। 141 के अंदर 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है ये रिस्पॉन्सिबल एंड इंचार्ज ऑफ डे टू डे वर्किंग, इसके अंदर कवर होता है और किसी को भी एक्यूज बनाया जा सकता है।
और इसका दूसरा हिस्सा है कि आपकी अगर नॉलेज, कनाइवेंस या नेग्लेक्ट, ये 3 शब्द दिए हुए हैं सेक्शन 141 के दूसरे हिस्से में, नॉलेज, कनाइवेंस या नेग्लेक्ट, इन तीनों के कारण अगर कोई भी कंपनी के ऑफिसर से ये क्राइम हुआ है, चेक बाउंस का केस हुआ है, तो उनको भी दोषी समझा जाएगा। और ये दोनों सेक्शन अपने आप में इंडिपेंडेंट भी है और दोनों के अंदर एक साथ से भी किसी को लायबल बनाया जा सकता है। ये सेक्शन 141 की रिक्वायरमेंट है। इन्हीं सेक्शंस को समझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आगे पूरी रीजनिंग दी है। अब सुप्रीम कोर्ट आगे बोलते हैं कि जो डायरेक्टर है या मैनेजर है, वो सिक्योरिटी या दूसरा ऑफिसर है, इनमें केस की इनके खिलाफ एक केस हो सकता है। अब जिसने चेक के ऊपर साइन किए हैं उसको तो हम अज्यूम ही करेंगे कि वो डे टू डे फंक्शनिंग के लिए जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने जो केस क्वैश किया है वो इस बिना पर किया है, इस रीजनिंग से किया है कि सिर्फ ये कह देना ही काफ़ी नहीं है कि कोई इंचार्ज है और रिस्पॉन्सिबल है वर्किंग के लिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, जो एक टाइम वाली बात थी, मैंने जो स्टार्टिंग में बताया कि किस टाइम में समझा जाए कि ये केस ऑफेंस हुआ कब है। अब सेक्शन 141 में लिखा हुआ है एट द टाइम द ऑफेंस वाज कमिटेड। अब ऑफेंस हुआ कब, तो एट द टाइम द ऑफेंस वाज कमिटेड। अब ऑफेंस क्या है, डिसऑनर ऑफ चेक, जब बैंक से वो अनपेड आ जाए। एक जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बताया वो के भास्करन वर्सेस शंकरन वैद्यन, के भास्करन वर्सेस शंकरन वैद्यन ने 1999 की जजमेंट थी। इसमें 5 बताई हैं चीज़ें कि पहली सिचुएशन होती है कि किस किस चीज़ से वो ऑफेंस बना। जो मेरा सवाल है कि वो किस टाइम पे ऑफेंस हुआ, तो पहली बात जब वो चेक लिख के दिया गया, चेक को साइन किया गया, इसको बोलते हैं ड्राइंग ऑफ चेक। दूसरी चीज़ जब वो चेक को बैंक में प्रेजेंट किया गया। तीसरी चीज़ जब बैंक से वो अनपेड आ गया वो चेक, जिस भी रीज़न से कि इनसफिशिएंट फंड्स हैं। चौथी चीज़ उसके बाद आपने नोटिस भेजा है। पांचवी चीज़ फेलियर टू मेक दैट पेमेंट आफ्टर 15 डेज नोटिस, 15 दिन के अंदर भी नोटिस के बाद भी पेमेंट नहीं हुई। तो इन 5 परिस्थितियों को मिला के वो ऑफेंस बना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उदाहरण के लिए दिया कि सपोज करो कि ए इंसान वो चेक साइन करते टाइम वो कंपनी का हेड है, कोई बी इंसान जब बैंक से अनपेड आया तब हेड है कंपनी का, और सी इंसान कि 15 दिन के बाद जब पेमेंट होनी थी तब वो हेड है। तो इनमें से किसको हम जिम्मेदार मानेंगे या किसको इस ऑफेंस के लिए एक्यूज समझा जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सेक्शन 141 में एक और वर्ड लिखा हुआ है, एवरी पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी और प्रोसीडेड अगेंस्ट। तो हर इंसान, ये एवरी पर्सन का लिखना ये दर्शाता है कि ये प्लूरलिटी हो सकती है, कि सिर्फ एक को कोई जिम्मेदार नहीं माना जाना जरूरी, एवरी पर्सन को जिम्मेदार माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरेस्टिंग सी बात कही कि इस ऑफेंस के लिए इट कैन नॉट बी एट द स्ट्रोक ऑफ क्लॉक कि कब ये ऑफेंस हुआ है। ये जो सेक्शंस बनाए गए हैं वो इसलिए कि कमर्शियल ट्रांजैक्शंस आराम से हो सकें, ना कि इसलिए कि कोई जो निर्दोष पेई है वो तो फंस जाए और जो दोषी है वो बच के निकल जाए। तो जो 141 है वो, जैसे मैंने बताया, वाइकेरियस लायबिलिटी के लिए सेक्शन है। जैसे एक शब्द है मैनेजिंग डायरेक्टर, ये शब्द अपने आप में दिखा रहा है कि ये वो इंसान कंपनी को मैनेज कर रहा होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आगे एक जजमेंट का नाम लिया, आशुतोष अशोक पारारामपुरिया वर्सेस घरकुल इंडस्ट्रीज। आशुतोष अशोक पारारामपुरिया वर्सेस घरकुल इंडस्ट्रीज, ये 2021 की जजमेंट थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए चेक बाउंस के केस में जब तक कि बिल्कुल क्लियर ना हो कि उस इंसान का कोई रोल ही ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इनको नोटिस भेजे गए थे इन पार्ट, और फिर इनको उन नोटिस का इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया है। अगर ये रिप्लाई कर देते तो कंप्लेनेंट जो है वो पता कर सकता था कि कंफर्म डिसॉल्व कब हुई है, ये उस बारे में कुछ किया जा सकता था, पर इन्होंने रिप्लाई ना देके ये ऑप्शन ही नहीं दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है किसी कंप्लेनेंट से, कंप्लेनेंट से जो एक्सपेक्टेड था वो उन्होंने किया है। जो बेसिक अवरमेंट हैं, जो बेसिक बातें हैं कि इससे ऑफेंस बनेगा, वो उन्होंने लिखी है अपनी शिकायत में। अब ये बताना जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान का एग्जैक्ट क्या रोल रहेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बातें अंत में बताई जजमेंट के आखिर में कि
कोई ऐसी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये बताया जाए कि हर अक्यूज का क्या एग्जैक्ट रोल रहा है। सिर्फ ये कहना काफ़ी होगा कि वो इंचार्ज एंड रिस्पॉन्सिबल था फर्म के लिए। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि कंप्लेनेंट जो है वो बाहर का व्यक्ति है, कंपनी के अंदर काम कैसे हो रहा है वो उसे एग्जैक्ट नहीं पता होगा, तो ये कह देना ही काफ़ी है कि इंचार्ज एंड रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वो उस अक्यूज्ड पे है वो बता सके कि उसका कोई रोल नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाई कोर्ट को अगर क्वेश करना है वो सिर्फ तब क्वेश कर सकता है जब अनडिस्प्यूटेड मटेरियल हो, जिसपे कोई शंका ही ना हो, या ऐसी परिस्थिति हो जैसे कोई अगर कोई डायरेक्टर या कोई कंपनी का ऑफिसर टर्मिनली इल है, वो बेड रिडन नहीं है, उस कंपनी में जा ही नहीं रहा, उसके खिलाफ भी केस किया गया है जो कि ऑब्वियस दिख ही रहा है कि उसका कोई रोल नहीं है, उस केस में क्वेश किया जा सकता है। फिर ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हाई कोर्ट ने है वो इंटरफेयर सही नहीं किया, उनका फैसला सेट असाइड किया और कहा कि ये चेक बाउंस का केस चलना चाहिए। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पूरा लॉ समझाया और बताया कि किस समय को चेक बाउंस का केस का समय समझा जाएगा। इनमें से कोई भी परिस्थिति हो सकती है कि चाहे आपने जब चेक दिया है तब, या बैंक से अनपेड आया है तब, या जब आपने आखिर में नोटिस दिया और पेमेंट नहीं हुई। तो एवरी पर्सन जो भी इनके लिए जिम्मेदार है उनको दोषी समझा जाएगा। वो उस दोषी इंसान पे है कि वो अपना डिफेंस दे। तो ये थी हमारी इस हफ्ते की क्रिमिनल लॉ पे जजमेंट। हम अगले हफ्ते एक और जजमेंट को आपके साथ समझेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।